तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। चंद्रयान 3 के जरिए हम चांद पर पहुंच गए और उसी दिन आपको याद होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये ऐलान किया था कि अब इसरो का अगला जो एक्शन है, जो प्लान है, वो सूरज पर पहुँचना है। अब बहुत सारे लोग अपनी क्राइम तक फैमिली मेम्बर के ही बड़े मेल आए कि सर क्या मजाक कर रहे हैं, चांद तो ठीक है, सूरज पर कोई कैसे जा सकता है, इतनी दूर सूरज। लेकिन जब सर पर सूरज आता है मई जून जुलाई में तो यहाँ पसीने पसीने हो जाते हैं। ऐसी ज़बरदस्त गर्मी, हीट, लू लहर चलने लगती है, तो वो सूरज के करीब कोई कैसे जा सकता है, सवाल ही नहीं है। तो उनका अपना सवाल भी बड़ा जायज़ है। तो मैंने कहा कि चलिए इसी बहाने आपको बताऊं कि हम सूरज तक कैसे पहुंचेंगे, क्या पहुंचना मुमकिन है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि सूरज है क्या। हम डेली जैसे चांद को देखते हैं, सूरज को भी धरती से निहारते रहते हैं, तो जो हम देखते हैं वही सूरज है या सूरज की अपनी कोई कहानी है। और सूरज इतना गर्म क्यों है, सूरज कितना बड़ा है। धरती से चांद तक की दूरी 3,84,426 किलोमीटर है, लेकिन धरती से सूरज की दूरी कितनी है। चांद पर पहुंचने में हमें 40 दिन लगे थे चंद्रयान 3 के जरिए। सूरज पर कितना वक्त लगेगा हमें पहुंचने में, सूरज का जन्म कैसे हुआ। तो ये सारे सवाल कहानी की शक्ल में आज आपके सामने हैं। सबसे पहले यही कि चंद्रयान 3 के बाद इसरो ने, यानी हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, इसरो ने ये ऐलान किया है कि शायद सितंबर के फर्स्ट वीक में हम सूरज पर जाने की अपनी कवायद को शुरू करेंगे। और इस मिशन का नाम है आदित्य L1। आदित्य का मतलब भी सूरज होता है और L1 क्या है ये भी आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले है कि क्या सूरज तक कोई पहुँचा है या हम पहले हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बताऊँ। और हम कैसे जाएंगे, कितने दिन में पहुँचेंगे, कितना करीब जाएंगे, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सूरज है क्या और ऐसे आसमान में कौन कौन से ग्रह या देश हैं। ऐसे ही मान के चलिए कि सभी को देश नाम दे देते हैं, तो कहाँ वहाँ हम जा सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सूरज दरअसल आसमान से जो हमें दिखता है वो एक चमकता हुआ तारा है, एक ऐसा तारा जिसकी रोशनी खुद की अपनी की रोशनी है। जैसे चांद की अपनी रोशनी नहीं है, सब कुछ सूरज देता है उसे, लेकिन सूरज की अपनी रोशनी है। तो सूरज का जन्म कैसे हुआ। जैसे चांद के बारे में था कि धूल मट्टी मलबे से जब बहुत सारे एस्ट्रॉयड टकराए उसके बाद, तो उसी तरीके से कहते हैं कि सूरज का जन्म भी कई हादसों के बाद हुआ है। अब सूरज से पहले इन हादसों का जन्म हुआ। सूरज पर तो हम जा रहे हैं, लेकिन और भी कहीं पे हम जा सकते हैं आसमान में। तो 8 ग्रह थे, मैंने आपको उस वक्त बताया था। बुध सबसे करीब है सूरज के, फिर शुक्र है, फिर हमारी धरती है, फिर बृहस्पति है, मंगल है और बाकी हैं। तो कहते हैं कि जितने भी ग्रह हैं ऊपर हमारी धरती समेत, उनमें से इकलौता मंगल है जहाँ पर जाना इंसानों का मुमकिन है और बसना रहना भी, लेकिन उन्हें भी ख़ास सूट पहनना पड़ेगा। बुध पे इंसान जा नहीं सकता क्योंकि तो बहुत दूर है और सूरज से करीब है। तो करीब है तो फिर सोचिए कि सूरज की रोशनी यहाँ आपको मार रही है, वहाँ जाके क्या करेंगे आप। इसके अलावा बुध पर उतरना भी मुश्किल है। शुक्र जो है वो बहुत गर्म है, तो वहाँ पर भी इंसान की ज़िंदगी नहीं हो सकती। और जो बाकी ग्रह बचे, बुध और शुक्र को छोड़कर एक मंगल है जहाँ आप पहुँच सकते हैं सूट पहनकर। और मंगल को छोड़ दीजिए तो बाकी जितने भी हैं, बृहस्पति और ये सारी, यहाँ कोई धरती ही नहीं है, मतलब कोई ज़मीन ही नहीं है। तो आप उतरेंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ। वहाँ सिर्फ और सिर्फ या तो बर्फ़ टाइप की चीज़ें हैं और या फिर गैस है। तो अब आप उसमें रह सो उठ बैठ नहीं सकते, लैंड ही नहीं कर सकते आप। तो ये तो हो गई बाकी ग्रहों पर जाने के इंसान की कोशिशों की बात। तो मंगल है एक जिसमें बहुत सारे इंसानों को, अंतरिक्ष यात्री के अलावा टूरिस्ट को भेजने की भी प्लानिंग हो रही है। और उसमें शायद अपने जो अभी ट्विटर के मालिक एलन मस्क, वो इस कोशिश में लगे हुए हैं। तो कहते हैं कि एक थ्योरी ये है कि सूरज के जन्म की के ऊपर, सूरज के ऊपर भी
एक मिल्की वे ना गैलेक्सी नाम की चीज़ है जिसको हम आकाशगंगा भी कहते हैं। सूरज उसकी परिक्रमा करता है। अब ये बड़ी अजीब लगेगा आपको। चांद हमारी धरती की तरफ घूमता है, हमारा वो सैटेलाइट उपग्रह है। धरती हमारी सूरज की तरफ ऐसे चक्कर लगाती है, तो एक दूसरे के सब चक्कर लगाते हैं। तो हम सब सूरज के चक्कर लगा रहे हैं, तो सूरज किसका लगा रहा है? वो तो बड़ा बॉस है। तो ये कि सूरज आकाशगंगा के चक्कर लगाता है, मतलब मिल्की वे गैलेक्सी की। तो सूरज का जन्म कैसे हुआ? तो इसके बारे में जो सबसे सही थ्योरी मानी जाती है आज तक की, वो ये है कि जो आकाशगंगा है, पूरा ब्रह्मांड है, उसके जो तापमान है, टेम्परेचर है और जो बादल है, उन सब के बीच में जो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें आपस में कुछ टकराहट हुई और उन चीज़ों की वजह से धमाका हुआ और उस धमाके की वजह से बहुत सारी चीज़ें बनी, जन्मी। उनमें से एक सूरज था, जिसे हम तारा भी कहते हैं। और बाद में ये तारा जो है धीरे 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 हम धरती के लिए एक ज़िंदगी का सबसे बड़ी चीज़ बन गई। तो सौर मंडल का तारा है सूरज। अब सूरज हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी क्यों है? अभी पहुंचने की तो बात आगे है। इसलिए कि सूरज ना हो तो हमारी पूरी धरती अंधेरे में डूब जाएगी। दिन रात का पता नहीं चलेगा, मौसमों का कुछ पता नहीं चलेगा, पूरी धरती एकदम ठंड हो जाएगी, जीना मुश्किल हो जाएगा। जैसे हिमालय है या अंटार्कटिका है, जहाँ रोशनी ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो सारे जो मौसम हैं, सर्दी, गर्मी, वसंत, बहार, दिन रात, ये सारी चीज़ें ख़त्म बिना सूरज के। उसके अलावा बहुत सारे पेड़ पौधे जो हम खाते पीते हैं, जिसकी वजह से हम जिंदे हैं, वो सब नष्ट बर्बाद, क्योंकि सूरज की रोशनी से बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारे चीज़ें उगती हैं, पैदा होती हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। तो सूरज ना हो तो कायदे से हमारी ज़िंदगी नहीं है। इसलिए सूरज हमारी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब सवाल यह है कि सूरज यहाँ से कितनी दूर है और सूरज है क्या? 3,84,436 किलोमीटर धरती से चांद की दूरी है। लेकिन सूरज की दूरी धरती से चांद तक 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर है। तो सोचिए कहाँ चांद? चांद तो फिर ऐसा लगता है कि पड़ोस में है, जैसे दिल्ली के बराबर में नोएडा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो सिर्फ 450 किलोमीटर दूर है। लेकिन धरती से सूरज की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर की है। और सूरज देखने में, जैसे चांद हमने बताया था कि धरती का सिर्फ 27% है, हमसे बहुत छोटा है। लेकिन सूरज के बारे में ऐसा नहीं है। कहते हैं कि सूरज इतना बड़ा है कि हमारी जैसी अर्थ, पृथ्वी, ये दुनिया जिसमें हम करीब 7 अरब इंसान रह रहे हैं और एक बहुत बड़ा इलाका समंदर का भी है, ये सारी पूरी धरती को मिला दें तो ऐसी सारी धरतियों को मिलाकर करीब 13 लाख धरती जब आप बना लेंगे, इस धरती के साइज़ का 13 लाख अर्थ, उतना बड़ा सूरज है। अब अंदाज़ा लगाइए, चांद सिर्फ अफ्रीका जो है अपना उतना बड़ा है, लेकिन सूरज हमारी धरती के 13 लाख धरती के बराबर। एक धरती पे भी हम रह रहे हैं, 13 लाख ऐसे 13 लाख धरती जब हो तो वो सूरज का साइज़ होगा। ऐसे समझिए कि सूरज अगर एक फुटबॉल है तो हम सब कंचे बचपन में खेलते थे वो, तो हमारा और सूरज का ये है कि सूरज फुटबॉल है और हम लोग, हमारी धरती कंचे है, जिसमें ऐसे 13 लाख धरतियाँ सूरज में समा जाएं। अब सूरज ना होता तो एक और चीज़, दिन रात हमने बताया था कि शायद पूरी धरती पानी में डूब जाती, लेकिन सूरज की किरणों और रोशनी की वजह से और उसके तापमान की वजह से समंदर और इसके जो पानी है, इसके 30% भाप बनकर उड़ जाते हैं और इसीलिए पानी और हमारी धरती का बैलेंस बना रहता है। सूरज भी, जो मैंने आपको शुरू में कहा कि चक्कर लगाता है, और ये मिल्की वे गैलेक्सी यानी आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। लेकिन मिल्की वे गैलेक्सी यानी आकाशगंगा का, जैसे चांद धरती के जब चक्कर लगाता है तो हमारा जो एक दिन होता है वो चांद का 14 दिन होता है। लेकिन सूरज जब आकाशगंगा के चक्कर लगाता है तो एक चक्कर लगाने में सिर्फ, जब सूरज को 25 करोड़ साल लगते हैं, 25 करोड़ ईयर्स, सूरज को आकाशगंगा का सिर्फ एक चक्कर मारने के लिए, और 4.5 अरब साल पुराना सिर्फ सूरज है। तो 25 करोड़ साल एक चक्कर के। अब सूरज
पे ग्रेविटी हमारे धरती के मुकाबले 28 गुना ज़्यादा है, चुंबकीय शक्ति। इसको ऐसे भी समझिए कि अगर मान लीजिए कि हमारा वेट धरती पर 60 किलो है और मैं 60 किलो लेकर सूरज पे पहुंच गया, तो वहाँ मेरा वज़न हो जाएगा 1680 किलो, 1680 kg। एक तरह से सारी हड्डियाँ टूट जाएंगी, सारी नसें फट जाएंगी और मर ही जाएंगी। अब ये जो चक्कर लगाता है आकाश गंगा के, जिसको एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लगते हैं, तो सोचिए उसकी दूरी कितनी होगी और स्पीड किस स्पीड में लगाता है कि 25 करोड़ साल लग जाएंगे। सोच के भी अजीब लगता है, 25 करोड़ साल। तो जो सूरज है, इसकी जो पूरी जो स्पीड है, उस स्पीड को आप ऐसे समझ लीजिए कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से सूरज की रोशनी हम तक पहुंचती है धरती पर। 3 लाख किलोमीटर, एक घंटे में मतलब 3 लाख किलोमीटर। दिल्ली से मुंबई करीब 1400 किलोमीटर है और प्लेन को भी 2 घंटा लगता है, 1400 किलोमीटर। यहाँ 3 लाख किलोमीटर वो एक घंटे में सफ़र तय करती है, उसकी रोशनी हमारे तक आती है। लेकिन सूरज की रोशनी को सूरज से धरती तक आने में सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट और 16 सेकंड लगते हैं। 8 मिनट और 16 सेकंड में रोशनी सूरज से हमारी धरती पर आती है। और कहते हैं दुनिया में सबसे तेज़ी से जो चीज़, सबसे स्पीड जिसकी है वो रोशनी है। उसके बाद नंबर 2 पे आवाज़। अब ये तो सूरज की बातें हो गई, इतने साल पुराना है, इतना ये है। लेकिन सूरज है क्या, गर्म कितना है? आग ही है, आग का गोला है। बल्कि आग वाग जो हम लोग अभी धरती पर देखते हैं, ये मुझे लगता है कि शायद सूरज की अगर आग के बारे में आप जानें तो ये आग भी आपको लगेगा कि जैसे बर्फ़ ही है, ठीक ठाक है, इतना गर्म नहीं है, ठंडा है। क्योंकि सूरज के अंदर का जो कोर है, हम जो एक तो ज़मीन से सूरज को देखते हैं, हम उसकी सतह को देखते हैं। तो जब सतह देखते हैं तो सतह मतलब वो अलग है। लेकिन जब सूरज के अंदर जो उनका कोर है, जो उनका वहाँ पे जो तापमान है, जो हीट है, वो हीट जो है 1,56,00,000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी छोड़ती है। 1,56,00,000 डिग्री। इसको ऐसे समझिए कि जैसे दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है तो हम लोग कहते हैं 48 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। 40 के बाद हमारी जान निकल जाती है, पसीने पसीने हो जाते हैं। 50 आ जाए तो पता नहीं क्या हो, और 52 तक में तो फिर लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म है। तो 40-50 डिग्री में गर्मी में हमारी हवा ख़राब हो जाती है। सूरज के अंदर के जो कोर की तापमान है वो है 1,56,00,000। और जो उनका मिनिमम है, सबसे कम सतह की तरफ, मतलब सबसे गुस्सा ना हो और सूरज एकदम खुश हो, तो उसके सतह की तरफ की जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो है 600 डिग्री सेल्सियस, 600। मतलब 50, हम 40-50 की बात कर रहे हैं। वहाँ सबसे अच्छा, खुशहाल, सबसे कम वो तापमान है 600 डिग्री का। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि फिर क्या होगा। कहते हैं कि अगर सूरज के इस तापमान का सिर्फ हिस्सा जो है, इसका 1 सेकंड का इस्तेमाल कर लेना, 1 सेकंड का जो पूरी इसकी ऊर्जा है, जो गर्मी है, तो उस पर एक अमेरिका की रिसर्च आई थी कि अगर सूरज के इस आग को या उसके इस तापमान को, इस हीट को सिर्फ 1 सेकंड के लिए अमेरिका यूज़ कर ले, उस वक्त चूँकि अमेरिका ने पहले भेजा था, तो अमेरिका को अगले 38,000 ईयर्स, 38,000 साल तक बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सूरज के थोड़े से तापमान के 1 सेकंड को अगर वो ले ले तो 38,000 साल तक अमेरिका में कभी लाइट नहीं जाएगी। हर चीज़ उनकी वैसे ही काम करेगी, बिना मतलब बिजली के आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या सूरज हमेशा रहेगा? तो इस पर भी एक अजीब सी खबर है, और वो ये है कि जिस सूरज को हम देख रहे हैं, ये सूरज भी एक दिन मर जाएगा। लेकिन इस सूरज की मौत इस पूरे दुनिया की मौत होगी। और कहते हैं कि सूरज ने अभी लगभग अपनी आधी ज़िंदगी जी ली है। करीब 4.5 से 5 अरब, 4.5 अरब पुरानी बात है, जब सूरज का जन्म हुआ, आधी ज़िंदगी जी चुका है, आधी ज़िंदगी इसकी बची है। और चूँकि मेन आधी ज़िंदगी अब बची है,
तो आधी ज़िंदगी के बाद क्या होगा कि इसकी जितनी बाकी सारी चीज़ें, ऊर्जा या इसके अंदर जो हाइड्रोजन, हिलिशियम, ये सारी चीज़ें हैं, वो सारी ये ऊर्जा के तौर पर सब खर्च हो चुकी होंगी। और सूरज तब धीरे धीरे जब इसकी ये सारी चीज़ें ख़त्म होगी, फूलने लगेगा और फूल कर बहुत बड़ा हो जाएगा इसका आकार। मतलब अभी 13 लाख धरती को संभाले, तब पता नहीं कितने को समाएगा। और उस वक्त ये और ज़्यादा खतरनाक होगा। अभी 1,56,00,000 डिग्री सेल्सियस तापमान है, वो फिर पता नहीं कहाँ जाएगा। तो सबसे पहले वो अपने सबसे नज़दीकी पड़ोसी पर हमला करेगा, वो है बुध, उसके बाद शुक्र, फिर बारी आएगी हमारी धरती की। लेकिन उस धरती को निगले उससे पहले ही ये धरती इतना गर्म हो चुका होगा कि हमारे सारे पेड़ पौधे ये सब सूख चुके होंगे, जानवर मर चुके होंगे, सीधे इंसान पर इसका असर होगा। और उसके बाद ये जो उसका ऊपरी परत है पूरा सूरज का, वो सब पपड़ी की तरह अलग हो चुका होगा और अंतरिक्ष में बिखर जाएगा। और सूरज अंदर से अब सिर्फ एक आम खाते हैं उसकी गुठली की तरह बचेगा, बिल्कुल काला कोयले की तरह। और वो और भी ज़्यादा गर्म होगा। और उस सूरज के खात्मे के साथ ये दुनिया के भी खात्मे की बात कही गई है। लेकिन ये होगा कब? अब से 5 अरब साल के बाद। 5 अरब साल के बाद, मतलब आधी ज़िंदगी अभी जी चुका है सूरज, लेकिन इसके बावजूद आधी ज़िंदगी 5 अरब साल तक और है। सूरज खत्म, सब कुछ खत्म। तो ये तो हो गया सूरज का। अब आते हैं असली चीज़। जब इतनी सारी चीज़ें हो गई कि सूरज पे इतना 1,56,000 डिग्री सेल्सियस तापमान है, गर्म है, तो हम कहीं पे भी जब अगर हम मतलब कहीं भी हीट या गर्मी आती है, हम उसके करीब नहीं जाते हैं। तो वही सवाल क्राइम तक फैमिली मेम्बर का, जिसकी वजह से सारी चीज़ें रिसर्च आप तक पहुंचाया कि फिर सूरज पे इंसान जाएगा कैसे। कई बार कई ऐसे मौके पर हम लोग जब जाते हैं और कई चीज़ें देखते हैं, तो जहाँ से हीट या लौ आ रही है अपनी तरफ, तो हम लोग हट जाते हैं। जैसे बहुत सर्दी हो रही, बहुत सारे लोग आग तापते हैं, तो थोड़ी देर तक तो ठीक है, उसके बाद आग की लौ बहुत गर्म लगती है, या इसको भी छोड़िए। कई बार जब शमशान जाते हैं, तो शमशान में जब कोई चिता जल रही होती तो हवा चल रही होती, तो जब लपटें आती हैं तो लोग चिता से दूर होते जाते हैं, वो उस लौ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये तो पूरा मतलब ये आग वाग तो फिर कुछ है ही नहीं। कहाँ 1,56,000 और कहाँ 600 सेल्सियस डिग्री का तापमान, उसके करीब कोई जाएगा तो उसका मतलब राख भी बचेगा या नहीं बचेगा, तो फिर कैसे मुमकिन है। अब आते हैं इस पर। सितंबर के पहले हफ्ते में अभी तक प्लानिंग है कि हमारा इसरो सूरज पर रिसर्च के लिए भेजेगा। तो क्या हम पहले देश? अफसोस यहाँ पर नहीं। अब तक सूरज पर 22 ऐसे मिशन भेजे जा चुके हैं, 22 बार, कि सूरज की आग की लपटें, उनकी किरणें, उनका हमारी इस धरती पर क्या असर पड़ता है, उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। जिन देशों ने अब तक सूरज पर अपने मिशन को भेजा है, ये जो 22 मिशन है, इसमें अमेरिका है ही है, इसके अलावा जर्मनी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी है जो नासा की मदद से गए, और सबसे ज़्यादा अब तक नासा ने भेजे हैं इसको। तो नासा ने कुल अकेले इन 22 में से 14 मिशन सूरज पर भेजे हैं। अब ये भेज चुका, तो इसके बाद हम जो जाएंगे, और फिर से सवाल कि सूरज के करीब कैसे जा सकते हैं। तो सूरज के करीब कोई भी नहीं गया और न जा सकता है। धरती और सूरज के बीच में एक कक्षा है, एक खाली, जैसे हमने बताया था कि अपने धरती और चांद के बीच में खाली जगह है, जिसको हम लोग स्पेस कहते हैं, अंतरिक्ष। तो इसी तरह से चांद और धरती को छोड़ दीजिए, चांद और सूरज के बीच के रूट पर आ जाइए। सब रूट अलग अलग है। तो अब चांद पर जाना है तो आपको रूट अलग लेना पड़ेगा, सूरज पे है तो अलग रूट है। तो जो सूरज और चांद के बीच में जो रूट है, उसमें एक जगह पर एक ऐसी कक्षा है जो खाली है, और वो बड़ी काम की चीज़ है, वो अंतरिक्ष। वहाँ पर ये है कि धरती का जो मैग्नेट सिस्टम है, जो आपको अपनी तरफ खींच सकती है, उसका वहाँ पे असर नहीं है। और वो जगह है कि सूरज भी आपको वहाँ से अपनी तरफ खींच नहीं सकती। मतलब आप बिल्कुल बिंदास वहाँ पे खड़े होंगे ना, आपको धरती अपनी तरफ खींचेगी, न उधर से सूरज आपको खींचेगा, और आप वहाँ पे खड़े होकर अपना काम कीजिए और सूरज को निहारिए। अब ये जगह कहाँ पर है और कितनी दूर है? तो ये धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। चांद 3,84,424 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ चंद्रयान 3 23 अगस्त शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया, तो 3.25 लाख किलोमीटर। लेकिन इस कक्षा तक जाने में जो हमको सितंबर में इसरो को भेजना है,
15 लाख किलोमीटर की दूरी है। 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाकर हमारा ये आदित्य L1, आदित्य का मतलब मैंने बताया कि सूरज भी होता है, तो इसलिए इसका नाम आदित्य रखा गया। और L1 उस कक्षा का नाम है जो चांद और सूरज के बीच का वो स्पेस है खाली, जहाँ पर वो जाकर अपने आप को स्थापित करेगा, इसलिए कि वहाँ से धरती भी अपनी तरफ नहीं खींचेगी और सूरज भी अब खींच के निकल नहीं जाएगा, तो वो बड़ा सेफ जगह है। तो वो स्पेस में धरती से हमारे 15 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर है। यानी इस बार जो सफ़र है वो 15 लाख किलोमीटर का है, अभी जो था वो 3.25 लाख का था। हालांकि पूरा चांद की परिक्रमा करने में और धरती की करने में वो करीब 55 लाख किलोमीटर का सफ़र बन गया था चंद्रयान 3 का। तो इस बार 15 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करना है इसरो के इस आदित्य L1 को। अब वहाँ पे जाने के बाद 15 लाख के बाद आप ये देखिए कि सूरज की फिर भी कितनी दूरी है। तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूरज धरती से। 15 लाख किलोमीटर हम चलेंगे तो इसका मतलब है कि 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर का फासला उस L1 कक्षा से भी सूरज का होगा। यानी हम 15 लाख किलोमीटर तक तो जाएंगे और इसके बाद भी 15 करोड़ 85 लाख किलोमीटर सूरज हमसे दूर होगा, लेकिन हम वहाँ से फिर भी अपने काम की चीज़ को निकाल सकते हैं। इस L1 कक्षा में जाकर हमारे आदित्य को, इसरो का ये जो मिशन है, ये पता करना है कि ये सूरज की किरणें कैसे काम करती हैं, सूरज की रोशनी, सूरज के अंदर इतनी ऊर्जा, इसकी सच्चाई क्या है, आने वाले वक्त में इसका रूप कैसे होगा, ये जो इतने गुस्से में इसके आग के गोले हैं, आग के शोले हैं, इनका रहस्य क्या है, इसका धरती और बाकी जो ग्रह हैं आसमान में बहुत सारे, उन सब पर क्या असर पड़ने वाला आने वाले दिनों में, इसकी ऊर्जा का हम लोग कैसे और बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी वजह से आने वाले मौसमों में कैसे बदलाव आएंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा अगर सूरज अंधेरे में डूब गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो ये सारी जानकारी आदित्य L1 जब वहाँ जाएगा उसकी जानकारी हासिल करेगा और ये एक बड़ा कदम होगा, ख़ासतौर पर मौसम के फील्ड में, मौसम की जानकारी को लेकर। तो मौसम, इसकी गर्मी, इसके तापमान, इसके पावर, इसकी ऊर्जा, ये सारी चीज़ों की जानकारी हासिल करने के लिए बाकायदा इसरो ने चांद के बाद सूरज पर इंसान मतलब अपना ये मिशन भेजने का फैसला किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूरज पर न जा सकते हैं न सूरज के करीब जा सकते हैं, बस इतनी दूर कि भैया बस तुम वहाँ रहो, हम हाथ पांव सेक लें, इतना ही ठीक है ठंड में, चूँकि ठंड तो होती है ऊपर, बट इतने हैं कि चलो बस तुम हमें थोड़ी सी गर्मी दे दो, जलाओ मत। इससे आगे जो L1 आदित्य 15 लाख किलोमीटर जहाँ पर ये स्पेस में रुकेगा, वही एक कक्षा जहाँ से धरती न खींचेगी न सूरज अपनी तरफ, और वहाँ से रह कर ये सूरज के बारे में जितनी भी रिसर्च है वो करेगा। लेकिन ये है कि चलो 15 लाख किलोमीटर आ गए, थोड़ा और सफ़र कर ले, पॉसिबल नहीं है। कहते हैं कि इसके बाद जैसे ही आप आगे जाओगे, ये हमारा पूरा जो स्पेस शटल है और बाकी चीज़ें हैं, ये कब सूरज निकल जाएंगी पता भी नहीं चलेगा, सेकंड भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसके बाद इतनी ताप और इतनी तापमान होगी कि आप वहाँ उस तरफ देख ही नहीं सकते। तो इसीलिए सबसे सेफ पॉइंट यही है 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर। अब वैसे तो कहने को हम कह रहे हैं कि वहाँ से भी सूरज 14 करोड़ 85 लाख दूर होगा और इधर कह रहे हैं सिर्फ 15 लाख। अब लेकिन अंदाज़ा लगाइए, दूसरी तरफ से सोचिए कि 15 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करना है। अब इस 15 लाख को और आप बेहतर तरीके से ऐसे करेंगे तो कहेंगे यार कमाल है कि भैया 3.25 लाख किलोमीटर तो चांद था, तो मतलब चांद से करीब करीब 4 गुना दूरी, क्योंकि 3,86,424 किलोमीटर है तो उतने ही लगभग हो गए, तो चांद से 4 गुना अब लगेगा कि हाँ वाकई बहुत दूर है। तो 15 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करना है। वहाँ पहुँचने के बाद भी 15 करोड़ में से 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर की दूरी सूरज अपने आप बचा के रखेगी और फिर बाकी सारे जो रिसर्च के हैं वो काम होंगे। तो मुझे लगता है कि सूरज और सूरज के बारे में जो जानकारी थी आप में से शायद कुछ लोगों को ना हो, बाकी हमारे क्राइम तक फैमिली मेम्बर बहुत पढ़े लिखे, सभी को हो सकती है, मुझे ही कम थी। आजकल आप लोगों के चक्कर में मुझे लगता है कि अब जो मैं जितनी पढ़ाई कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ,
बहुत ईमानदारी से कहूँ, अगर बचपन में इतने मन से, लगन से मैं शायद ये सारी चीज़ें पढ़ता तो मुझे लगता है कि क्या पता मैं भी इसरो में होता या एस्ट्रोनॉट बन के चाँद पे भी भेजा जा सकता था। लेकिन उस वक्त सारा टाइम खेल कूद में निकाल दिया, दोस्तों के साथ घूमने फिरने में, पिक्चर देखने में, पिटाई भी खाता था। पढ़ाई इस मन से नहीं किया, और मतलब जितने हिसाब से करना चाहिए इतना कर लेता था कि पास हो जाता था। बट अब मुझे लगता है इन सबको पढ़ने में अब मज़ा भी आता है। हालांकि फिर एक दूसरा ख्याल आता मन में कि क्या बचपन में वाकई यही हर एक की होती है कि यार कौन पढ़ाई लिखाई बड़ा बोझ का काम है। लेकिन आप जैसे ही बड़े होते हैं तो फिर आपको लगता है कि यार ये सब तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा पिछले कई दिनों से एक सोच मेरे मन में आया, और उसमें पता नहीं आप में से कितने लोगों की ये सोच है, जिसकी होगी तो ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है जो हमारा सिलेबस है और जो स्कूल पूरा एजुकेशन सिस्टम है, जैसे हम स्कूल में गए नर्सरी KG से, उसके बाद 12 तक पढ़ा, फिर कॉलेज में गए, तो ये जो सारी किताबें हैं अलग अलग, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, होम साइंस हो, कुछ भी हो, जो बुक में जिस तरीके से लिखा होता था बड़ा बोरिंग, और जो टीचर पढ़ाते थे वो भी उसी बुक स्टाइल में से उठाकर। मुझे लगता है आज के दौर में मैं बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे देखता हूँ, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बड़ी मुश्किल चीज़ों को बड़े आसान तरीके से समझाते हैं और बताते हैं। तो मुझे लगता है काश उस दौर में भी, मतलब अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा सिलेबस और एजुकेशन सिस्टम जिस तरीके की सारी चीज़ें हैं, उसको किताबों की बजाय जिस तरीके से है, और ख़ासतौर पर टीचर्स के लिए भी बड़ी ज़रूरी है कि वो उस तरीके से समझाएं और पढ़ाएं जैसे लग रहा है कि कोई आप मतलब कहानी के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, तो बुक बोरिंग भी नहीं लगे और इंटरेस्ट भी पैदा हो कि अच्छा ये, अच्छा चांद ये है, अच्छा तारे ऐसे होते हैं, आसमान नीला है तो आसमान क्या है। तो मुझे लगता है कि ये जो तरीका है जो बाबा आदम के ज़माने से चला आ रहा, बाकी देशों में कितना क्या है मुझे उतनी जानकारी नहीं, क्योंकि मैं तो यहीं तक पढ़ा हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद बचपन से ही मेरे जैसे बच्चों जो पढ़ाई से दूर भागते थे उनको भी मज़ा आने लगेगा पढ़ने में, क्योंकि मुझे लगता है मज़ा तब आता है जब किसी चीज़ को आप समझते हैं। जब समझते नहीं हैं तो आप डरते हैं कि अरे यार कल ये आज इसने बोला मुझे पल्ले तो कुछ पढ़ नहीं रहा, कल ये सवाल पूछ लेंगे तो कल या तो क्लास से ही बंक मार दो या फिर पिट लो। लेकिन अगर मज़ा आएगा तो फिर समझेंगे भी, और मज़ा आएगा तो सवाल भी पूछेंगे। तो मुझे लगता है, और आप में से कितने को लगता है कि जो हमारा पढ़ाने का तरीका है उसमें बदलाव होना चाहिए, मतलब इस तरीके से हो कि हर स्टूडेंट उसमें इन्वॉल्व हो। हालांकि उस ज़माने में भी जब ये पढ़ाई होती थी बोरिंग ही सही, लेकिन जो इंटेलिजेंट बच्चे थे, भाई जो फर्स्ट और टॉप करता है वो इंटेलिजेंट ही होते हैं, तो वो भी तो समझते होंगे, निकाल लेते होंगे, वो भी एक पहलू है। लेकिन मुझे लगता है वो मुट्ठी भर थे, बाकी बहुत बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की थी जो बोर होकर भाग लेते थे। उनमें से एक मैं हूँ। तो अपने आइडिया, अपने राय ज़रूर बताइएगा। तो हमारी क्राइम तक फैमिली में एक और नई मेंबर जुड़ गई हैं अभी, और बड़ा यादगार दिन, जिस दिन चंद्रयान 3 ने चांद की सरजमीन पर कदम रखा, ठीक उसी दिन त्रिशा हमारी क्राइम तक फैमिली की नई यहाँ पर मेंबर है और ज्वाइन किया है। तो ऑल द बेस्ट त्रिशा। और त्रिशा की मम्मी का आज बर्थडे असल में, तो इसीलिए मैं त्रिशा का जिक्र भी कर रहा हूँ और आप लोगों से मिला भी रहा हूँ। दीपा वर्मा त्रिशा की मम्मी का नाम है। तो दीपा जी बहुत बहुत आपको जन्मदिन की बधाई, आप हमेशा अच्छी रहें और खुश रहें। इसके अलावा गीता वैष्णव, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गीता जी। और ये सजल वैष्णव जी की पत्नी है। शिवम सोनी, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शिवम। और अभय सोनी ने भेजा है। इसके अलावा निशांत रंजन बिहार से, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे निशांत। सोनी, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सोनी। ये मनीष ने भेजा है। आफरीदा, इनका भी आज बर्थडे है और मोहसिन ने भेजा है। इसके अलावा अरशद खान, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अरशद। मीना गोसावी, आज मीना का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मीना और थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए। इसके अलावा काजल सिंह, तो हैप्पी बर्थडे काजल। और ये अंकुश ने भेजा है, आप हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो। और साथ ही मीनल, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मीनल। इसके अलावा रेखल के महापात्र, थैंक यू सो मच रेखल जी आपके इस मेल के लिए। शिव सोंगरा जी, थैंक यू सो मच आपका भी, और इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा बिंदु सूरज, थैंक यू सो मच आपका। अशरफ शेख, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर हैं
MBMC में, मतलब मुंबई में। तो इन्होंने ये कहा है कि चांद हम जब नीचे से देखते हैं, सवाल पूछा है, तो चमकता है, लेकिन अब जो तस्वीरें आई हैं तो उसमें गड्ढे कैसे आ गए। तो अशरफ शेख जी, हम धरती से देखते हैं तो चांद चमकता है, चांद का एक हिस्सा दिखाई देता है, लेकिन धरती के अंदर अब जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे गड्ढा है। और मैंने 3-4 दिन पहले ये कहानी में डिटेल में आपको बताया कि चांद पर गड्ढे कैसे आए, क्योंकि चांद का जन्म, ये जो एक खगोलीय टक्कर और बाकी चीज़ें हुई, धूल मट्टी मलबे, इससे कहते हैं चांद का जन्म हुआ। और जब जब ये जो एस्ट्रॉइड गिरते हैं, जैसे उल्का पिंड हम लोग कहते हैं, तो कहते हैं सबसे ज़्यादा चांद पर तबाही मचाई उल्का पिंड ने। और जो वो उल्का पिंड जब गिरता है तो उसकी वजह से चांद पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। तो गड्ढों का राज यही है। लेकिन नीचे से हम देखते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी चांद को मिलती है और चांद हमें नीचे से चमकीला दिखाई देता है और खूबसूरत भी। अब मैंने उस दिन भी कहा था, लेकिन अब चांद की जैसे जैसे तस्वीरें अंदर से बाहर आ रही हैं, चांद की खूबसूरती और चांद के ऊपर शेर, गाने, इन सबको अब नए सिरे से लिखना शुरू किया जाएगा। सुयोग भास्कर, थैंक यू सो मच। और एक कहानी की फरमाइश की, इसके अलावा संदीप मिश्रा, थैंक यू आपका भी। प्रवीण कुमार, थैंक यू आपका भी। और निशांत रुद्र, थैंक यू आपका भी। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।